पिछले लेक्चर में हमने होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने होमोजीनियस कैटलिस्ट के डेफिनेशन और उसका मैकेनिज्म पीछे स्टडी करा था। आज हम बात करते हैं हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। तो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जिसकी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट होगी वो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट से डिफरेंट होनी चाहिए। तो वो जो कैटलिस्ट होगा दिस इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। और वे ये जो प्रोसेस होती है दिस इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ओके, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो डेफिनेशन को देखो, यहाँ पे हमने लिखा की है व्हेन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट इन द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट होगी और जो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। ठीक है, तीनों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट होनी चाहिए। तीनों का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट अलग होनी चाहिए और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट अलग होनी चाहिए। ओके, तो वो कहलाता है दिस इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट और प्रोसेस कहलाएगी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ओके, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल formation of ammonia by Haber process। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस का यूज करते हुए यहाँ पे अमोनिया गैस फॉर्म करनी है। तो देखो कैसे करोगे। इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन गैस कंबाइंड विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन which present in solid state and give the 2 mole of ammonia gas प्लस में हीट एनर्जी। इट इज रिवर्सिबल नेचर। ये जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, हेबर प्रोसेस में जो रिएक्शन लेके चलोगे वो रिवर्सिबल होनी चाहिए और एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस रिएक्शन में क्या करा, नाइट्रोजन गैस को कंबाइन कराओगे हाइड्रोजन गैस से इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, देन इट गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया प्लस में हीट एनर्जी। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो भाई इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है। 2 रिएक्टेंट कौन कौन से, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, प्रोडक्ट का तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट होगा, ये भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस के फॉर्म में। रिएक्टेंट भी गैस के फॉर्म में, प्रोडक्ट भी गैस के फॉर्म में। पर यहाँ पे जो कैटालिस्ट लोगे, कैटालिस्ट किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे कैटालिस्ट सॉलिड फॉर्म में, जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कैटालिस्ट की जो फिजिकल स्टेट होगी वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट से अलग है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में और कैटालिस्ट सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस केस के अंदर जो आयरन होगा दिस इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। ओके, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट कहलाएगा। और ये जो प्रोसेस होती है दिस इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ओके, कर लोगे। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है वो नोट्स में से कर लेना, उसमें हमने एक्सप्लेन कर रखा है। पहला कंप्लीट हो गया। दूसरे रिएक्शन का जो भी फॉर्मेशन ऑफ Ostwald process, sorry, formation of nitric oxide NO by Ostwald process। Ostwald process का यूज करते हुए हमें क्या करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म करोगे, देखो भाई इन दिस रिएक्शन अमोनिया गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑस्टवर्ड प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, वैसे तो ये जो ऑस्टवर्ड प्रोसेस है ये नाइट्रिक एसिड कंपाउंड बनाने में हेल्प करते हैं, पर इस प्रोसेस में जो अपना मेन जो रिएक्शन होगी वो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। समझ में आ गया,
ये जो ऑस्वर्ड प्रोसेस है ये नाइट्रिक एसिड HNO3 ये कंपाउंड बनाते हैं मेन, ठीक है। अगर नाइट्रिक एसिड बनाना हो तो हम कौन से प्रोसेस का यूज करेंगे? ऑस्वर्ड प्रोसेस। तो मेन जो कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा? नाइट्रिक एसिड। पर इस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। पहले ये बनेगा फिर ये बनता है। तो फिलहाल तो हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को डिफाइन करना था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ऑस्वर्ड प्रोसेस को एक्सप्लेन कराया, ठीक है। ये कंप्लीट पी ब्लॉक के अंदर स्टडी करोगे। हैबर प्रोसेस क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होते हैं, ऑस्वर्ड प्रोसेस क्या होता है, वो वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखो ऑस्वर्ड प्रोसेस में क्या था? अमोनिया गैस के रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम which present in solid state, then it give the nitric oxide प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, गैस की फॉर्म में मिलेगा ये, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स। ये लिक्विड फॉर्म में कह सकते हो या गैस की फॉर्म में भी, वेपर फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिला भाई? यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस में वाटर। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट यहाँ पे दो हैं, अमोनिया गैस और ऑक्सीजन गैस, गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोडक्ट देखो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड भी हो सकते हैं। अगर गैस की फॉर्म में लेके चलना चाहो तो ये H2O वेपर फॉर्म में हो गया। तो ये भी मोस्टली क्या है? गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। जबकि जो कैटालिस्ट है ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में। जो कैटालिस्ट होगा वो डिफरेंट स्टेट कंटेन कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर जो प्लेटिनम होगा दिस इज हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। ये किसकी तरह काम करेगा? हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। कर लोगे? तो ये कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे डिफाइन करे हैं, ठीक है। अब हम इस कैटालिस्ट की मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो एक बात और, ये जो मेन डेफिनेशन है हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट की वो यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। थोड़ा और डिटेल से पढ़ना चाहो तो नोट्स में से देख लेना, वहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट की डेफिनेशन और यहाँ पे कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। और एक और नाम है क्या? मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो देखो किस टाइप से होगा। हाँ भाई, थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट और मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट की थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट की जो थ्योरी है उसका दूसरा नाम क्या है? मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो ये देखो क्या होती है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, या थोड़ा और डिवाइड कर इसको। मॉडर्न एडजॉर्प्शन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, ये कह सकते हैं फॉर्मेशन थ्योरी, ओके। ये आता है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, ध्यान से देखना। मॉडर्न एडजॉर्प्शन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी होगी ये दो थ्योरियों के कॉम्बिनेशन से बनती है। पहली जो थ्योरी होगी वो तो है एडजॉर्प्शन थ्योरी, और जो दूसरी थ्योरी होगी वो है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। पीछे हमने होमोजेनियस कैटालिस्ट का मैकेनिज्म पढ़ा था। तो होमोजेनियस कैटालिस्ट का जो मैकेनिज्म आया था उसको हमने एक्सप्लेन करा था इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। तो क्या कहें कि ये जो थ्योरी होगी ये दो थ्योरियों के कॉम्बिनेशन से बनती है। पहली तो क्या है एडजॉर्प्शन थ्योरी, और जो दूसरी होगी वो क्या है? इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। तो क्या कहोगे? दिस थ्योरी is made by combination of adsorption
इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। एडजॉर्प्शन और जो इंटरमीडिएट थ्योरी है उनको कंबाइन करने के बाद जो थ्योरी आती है वो क्या कहलाती है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओके, तो देखो किस टाइप से काम करेगा वो करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप आएंगे, वो स्टेप यहाँ पे लेके चलेंगे और वही ये प्रोसेस टेक प्लेस करवाते हैं। तो देखो पहले समझ लो, उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। जिसके मान लो अपने पास एक कैटालिस्ट है, ठीक है, एक कैटालिस्ट लेके चलना। कैटालिस्ट ऐसे लेके चलना है कि जो कैटालिस्ट का सरफेस होगा वहाँ पे लार्ज अमाउंट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, इस प्रोसेस में जो कैटालिस्ट लोग हैं वो इस टाइप का लेके चलना है कि कैटालिस्ट के सरफेस पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, वो लेके चलना है। तो क्या करा, टेक ए कैटालिस्ट विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या कहे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस, ठीक है। मान लो कैटालिस्ट हो गया, इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सही है। ओके, अब क्या कर रहे हैं, ये कैटालिस्ट लेने के बाद हम यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट रिएक्शन में हैं वो लेके चलेंगे। अब ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ये सीधे कहाँ पे कनेक्ट होंगे, ये जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये सीधे अटैक करते हैं किस पे, कैटालिस्ट के सरफेस पे अटैक करेंगे। और कैटालिस्ट के सरफेस पे अटैक करने के बाद इट फॉर्म द केमिकल बॉन्ड, या ऐसे कह सकते हो कि जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटालिस्ट के सरफेस पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। एडजॉर्प्शन प्रोसेस, दो टर्म यहाँ पे यूज होगी, एक तो आती है एडजॉर्प्शन प्रोसेस और एक दूसरा आता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये जो अपना पार्ट ए है, सरफेस केमिस्ट्री का जो पार्ट ए होगा एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन उसमें आएगा, वहाँ पे हमें स्टडी करना है। तो देखो एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सरफेस फिनोमेना, सरफेस के ऊपर जो प्रोसेस होती है वो एडजॉर्प्शन होती है। और वही सरफेस के साथ साथ बल्क प्रोसेस, सरफेस के साथ साथ जो बल्क पार्ट होता है वहाँ पे जो प्रोसेस हो वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। जैसे मान लो आपने मार्कर से इसे बोर्ड पे लिखा, मार्कर से हमने बोर्ड पे लिखा तो ये जो इंक है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मार्कर से हमने जैसे बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया तो ये जो इंक आ रही है बोर्ड के ऊपर ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बोर्ड के सरफेस पे या बोर्ड के अंदर वाले पार्ट पे, कहाँ पे प्रेजेंट होगी, बोर्ड के सरफेस पे तो होगी। अब ये जो इंक है वो क्या है, बोर्ड के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो दिस इज सरफेस फिनोमेना। ये कैसी फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो फोम है, रुई है, इसको अगर मान लो हम इंक में डुबोए, इंक में डिजोल्व करें तो जो इंक के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, फोम के सरफेस पे भी होते हैं और साथ साथ फोम के अंदर भी होते हैं, तो वो है बल्क फिनोमेना। वो कैसी प्रोसेस होती है, बल्क फिनोमेना, तो वो क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दो एग्जांपल लिए, एक तो इस बोर्ड का एग्जांपल लिया है और एक हमने लिया है फोम का, रुई का। जिसकी बोर्ड पे हमने मार्कर से लिखना स्टार्ट किया तो जो मार्कर की इंक होगी वो बोर्ड के सरफेस पे तो होती है, तो वो तो क्या कहलाती है, सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना मतलब एडजॉर्प्शन, समझ आ गया। एक दूसरी प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन, वो बल्क प्रोसेस होती है, जिसकी फॉर्म है रुई है, रुई को अगर आप इंक में डिसॉल्व करोगे तो जो इंक के पार्टिकल हैं वो फोम के सरफेस पे तो होंगे, साथ साथ फोम के अंदर भी होते हैं, तो बल्क प्रोसेस होगी। तो ये जो बल्क प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होती है, एडजॉर्प्शन। कैसी प्रोसेस होगी, एडजॉर्प्शन प्रोसेस, मतलब सरफेस फिनोमेना होगी यहाँ पे ओनली सरफेस फिनोमेना होती है, तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। तो देखो
देखो क्या करा, सबसे पहले हमने यहाँ पे कैटालिस्ट सब्सटेंस दिया, इसके सरफेस पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट इसके सरफेस पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस कैटालिस्ट पे अटैक करवाओगे तो यहाँ पे एडसॉर्प्शन प्रोसेस मतलब सरफेस प्रोसेस यहाँ पे टेक प्लेस करेगा। ठीक है, तो देखो पहले हम समझ लेते हैं स्टेप टू स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, attacking of number of reactant molecules. At the surface of catalyst. ठीक है, हमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अटैक करवाने हैं कहाँ पे, कैटालिस्ट के सरफेस पे। तो मान हमने यहाँ पे कैटालिस्ट ले लिया, ये तो कैटालिस्ट है, हमें केवल सरफेस को यहाँ पे डिफाइन करना है ना, तो हमने कुछ इस टाइप से लेके चले। This is the surface part of catalyst which contain number of valence electron। ये क्या अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। अटैकिंग ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मान लो अपने पास दो रिएक्टेंट है, एक तो ए है दूसरा बी है। ठीक है, तो क्या करोगे, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इसको अटैक करवाओगे, कहाँ पे अटैक करवाओगे, इस कैटालिस्ट के सरफेस पे अटैक करवाना है। तो जैसे ये ए और बी इस कैटालिस्ट के सरफेस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, एडसॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करती है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी भाई, टेकिंग एडसॉर्प्शन प्रोसेस, एडसॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, मतलब ये अपने पास कैटालिस्ट था, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी अटैक कर रहे हैं कैटालिस्ट के सरफेस पे। तो जैसे ये रिएक्टेंट कैटालिस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो रिएक्टेंट होगा ये कैटालिस्ट के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब एडजॉर्ब हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाते हैं इसके सरफेस पे। मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन प्रोसेस यहाँ पे टेक प्लेस कर रही है। टेक एडजॉर्प्शन प्रोसेस, टेक एडजॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, जो ए और बी रिएक्टेंट है वो जैसे कैटालिस्ट के सरफेस पर आए तो ये यहाँ पे आके एडजॉर्ब हो गए, मतलब एडजर हो गए, डिपॉजिट हो गए उसके सरफेस पे। ठीक है, तो ये डिपॉजिट हो गए, तो ये आपस में डिपॉजिट होते हैं बाय वीक वन द पावर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये जो एडजॉर्प्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वीक वन द पावर फोर्स के द्वारा एडजॉर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे जो केमिकल फोर्स लग रहे हैं वो कैसे, वीक वन द पावर फोर्स, वीक वन द पावर फोर्स के द्वारा ए रिएक्टेंट, ए और बी रिएक्टेंट कैटालिस्ट के सरफेस पे एडिशन हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा स्टेप क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बाय केमिकल बॉन्ड। मतलब सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो चुका, अब क्या करना है, ए और बी रिएक्टेंट के बीच में नया केमिकल बॉन्ड बनेगा। अब तो फिलहाल ए कैटालिस्ट से कनेक्ट है, बी भी कैटालिस्ट से कनेक्ट है। अब अगले स्टेप में क्या करोगे कि जो ए और बी रिएक्टेंट है इनके बीच में भी केमिकल बॉन्ड बनते हैं, इनके बीच में भी केमिकल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे कंप्लीटली इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा। कैसे, देखो
हाँ भाई देखो, यहाँ पे 4 स्टेप हमने यहाँ पे यूज करे हैं। पहला स्टेप क्या था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एडसॉर्ब एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट बाय वीक वन बार फोर्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये सीधे कैटलिस्ट के सरफेस पे अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद यहाँ पे एडसॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करता है। ठीक है, ये रिएक्टेंट थे, इसी तरह इसके सरफेस पे अटैक करें, अटैक होने के बाद क्या हो गए, एडिशन हो गए, उसके सरफेस पे आके एडसॉर्ब हो गए, डिपॉजिट हो गए। तो ए और बी क्या हो गया, ए और बी इस कैटलिस्ट के सरफेस पे आके डिपॉजिट हो गए। ठीक है, तो ए यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, बी यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो ये जो डिपॉजिट हो रहे हैं ये वीक वन बार फोर्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वीक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा ए और बी रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके डिपॉजिट होते हैं। मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, एडसॉर्प्शन प्रोसेस। मतलब ये सरफेस प्रोसेस है, तो कैटलिस्ट के सरफेस पे तो होगा, तो सरफेस पे जाके क्या हो गए, एडसॉर्ब हो गए। ठीक है, तो पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया, पहला दूसरा दो हो गए। अटैक भी कर रहे हैं, साथ साथ क्या हो गया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एडसॉर्ब एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट बाय वीक वन बार फोर्स। कि जो रिएक्टेंट था वो एडसॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है वीक वन बार फोर्स के द्वारा। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। देखो ए और बी रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके डिपॉजिट तो हो गए, एडसॉर्प्शन प्रोसेस तो टेक प्लेस कर रहे हैं, पर साथ साथ क्या होगा कि जैसे ए और बी आपस में कांटेक्ट में आना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, ए और बी के बीच में भी केमिकल बॉन्ड बनना स्टार्ट कर देगा। फिलहाल तो यहाँ पे एडसॉर्प्शन प्रोसेस ही टेक प्लेस कर रही है। ए और बी मतलब जो ए था और जो बी था वो कैटलिस्ट से कनेक्टेड वंडरवॉल फोर्स है। अब जैसे ए और बी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना स्टार्ट करेंगे तो इनके बीच में भी क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ए और बी आपस में पास आए तो इनके बीच में क्या हो गया, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो केमिकल बॉन्ड है ये यहाँ पे टेक प्लेस कर रहे हैं, ये एडसॉर्प्शन प्रोसेस तो टेक प्लेस कर रही है, साथ साथ क्या हो रहा है, ये बॉन्ड भी यहाँ पे उसी टाइम में टेक प्लेस करेगा। तो केमिकल बॉन्ड भी बन गया और वंडरवॉल फोर्स भी यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, तो जो तीसरा स्टेप था वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म कर रहा था, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे, ये इंटरमीडिएट आ गया, अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम हीट करते हैं। तो जैसे इसको हीट करोगे तो क्या होगा कि जो ए और बी था वो वीक फोर्स से कनेक्ट था। तो जैसे हीट करना स्टार्ट करोगे तो ये जो वीक फोर्स होगी, ये जो वीक वंडरवॉल फोर्स होगी, ये रिमूव होना स्टार्ट कर देगी और ए और बी यहाँ से अलग होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे हमने इस कंपाउंड को हीट किया तो ए और बी पहले तो क्या था, वीक वंडरवॉल फोर्स से कनेक्ट था। अब जैसे इसको हीट करोगे तो ये क्या होता है, वीक फोर्स होती है। तो जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो ये जो वीक फोर्स था, ये जो वीक बॉन्ड था, ये ब्रेकआउट होना स्टार्ट कर देगा और क्या होगा, ए और बी कैटलिस्ट से सेपरेट आउट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ए बी अलग हो गया, कैटलिस्ट अलग हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, डिसॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है। डिसॉर्प्शन क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, डिसॉर्प्शन। तो जैसे हमने इसको हीट किया तो क्या होगा, यहाँ पे डिसॉर्प्शन प्रोसेस होगी, मतलब जो रिएक्टेंट था वो अलग हो गया, कैटलिस्ट अलग हो गया। तो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बना दिया, एक भी प्रोडक्ट बना दिया ना, तो एक भी तो अलग हो गया। ये जो बॉन्ड था वो ब्रेकआउट हो गया ना, ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेकआउट होगा तो ए बी अलग हो जाएगा और ये कैटलिस्ट अलग होते हैं। और बाद में क्या होगा, हमें प्रोडक्ट अलग मिल जाएगा और ये कैटलिस्ट अलग हो जाते हैं। तो ये कहलाती है, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न एडसॉर्प्शन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट हमने स्टार्टिंग में लिया था, जितनी क्वांटिटी में लिया था उतने अमाउंट में रिएक्शन से बाहर एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है, रीजनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर जो भी कैटलिस्ट होगा वो रीजनरेट होना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस थी अपनी थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। तो भाई ये 4 स्टेप में कंप्लीट होगी। जो पहला स्टेप है
वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस करवाएगा। ए और बी जो भी जितने भी रिएक्टेंट थे वो कैटलिस्ट के सरफेस पे आके एडजॉर्ब होना स्टार्ट कर देगा वीक फोर्स के दबाव। दूसरे स्टेप में दूसरा क्या, पहला दूसरा तो हो ही गया। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि ए और बी रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट होना स्टार्ट कर देंगे, तो इनके बीच में भी क्या होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट कर देगा। फिलहाल तो ए बी, ये जो ए और बी था वो वीक फोर्स से कनेक्ट था। अब जैसे ए और बी आपस में नजदीक आना स्टार्ट करेंगे, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ए और बी के बीच में भी क्या होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट कर देगा। और केमिकल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा तो क्या होगा, इट गिव द इंटरमीडिएट। सही है, इट गिव द इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड आते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बाय डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड गिव द इंटरमीडिएट। जो लास्ट स्टेप है तीसरा, सॉरी जो चौथा स्टेप है वो क्या कह रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड आ रहा है इस कंपाउंड को स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या होगा कि जो ए बी कंपाउंड होगा वो अलग हो जाएगा, कैटलिस्ट अलग हो जाता है। मतलब यहाँ पे डिजॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करता है। डिजॉर्प्शन मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस क्या होते हैं, डिजॉर्प्शन। तो जैसे हीट करना स्टार्ट किया तो ये जो वीक वंडरवाल फोर्स था, ये जो वीक बॉन्ड है ये ब्रेकआउट होना स्टार्ट कर देगा, तो ए बी अलग हो जाते हैं और ये कैटलिस्ट अलग हो जाते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट को डिफाइन करते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।